पहलगाम हमले के बाद देश की राजनीति की फिजा बदली। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद नेताओं के असली चेहरे सामने आने शुरू हुए। जो नेता, जो पार्टियां सरकार के साथ थी पहलगाम हमले के बाद, वो धीरे धीरे अपने उसी रूप में आने लगी, सरकारों से सवाल पूछने लगी। लेकिन जिस वक्त बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से शशि थरूर को अमेरिका भेजने की बात हुई, जिसमें बताया गया कि अमेरिका में जाकर पहलगाम हमले की वो बताएंगे किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवादियों को ठिकाने पर उनके भेजा गया। तब कांग्रेस पार्टी का जो रवैया था वो देखने वाला था। कांग्रेस पार्टी का रुख बदल गया और कांग्रेस पार्टी कहने लगी कि हमने जो लिस्ट भेजी थी उसमें शशि थरूर का नाम ही नहीं था। इस विषय पर चर्चा करेंगे, साथ ही और जो मौजूदा विषय हैं फिलहाल राजनीति में उन पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं बिहार के प्रदेश प्रवक्ता सुमित शशांक जी। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो मैं इसी मुद्दे पर बात करना चाहूंगा आपसे कि शशि थरूर, मतलब मैं पर्सनली जितना उन्हें जानता हूं, जितना उन्हें फॉलो करता हूं, वो सरकार की नीतियों पर बात करते हैं। मतलब अगर खिलाफत करते हैं तो सरकार की नीति ही करते हैं, अगर वो बड़ाई करते हैं, अच्छी बात बोलते हैं, सरकार की नीति की बोलते हैं। कांग्रेस पार्टी को इतनी मिर्ची क्यों लगने लगी? देखिए कार्तिकेय जी, मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म होना चाहिए और सरकार की नीतियों पर तो क्रिटिसिज्म करना आवश्यक होता है, क्योंकि अगर जन सामान्य वर्ग से आने वाले जो लोग हैं, अगर वो सरकार की नीतियों पर बात नहीं करेंगे तो सरकार अच्छे से काम कैसे करेगी। हम क्रिटिसिज्म को कहीं ना कहीं सहृदयता के साथ स्वीकारते हैं और उस पर कहीं ना कहीं इंट्रोस्पेक्शन करते हैं और समाज को उन्नत ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का सपना गांव, गरीब, किसान, मजदूर और अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति को सशक्त करने के लिए लड़ाई लड़ना है। अंतिम पायदान पे बैठा हुआ व्यक्ति जो कभी सपने नहीं देख पाता था, देश की यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उस व्यक्ति ने सपने देखना प्रारंभ किया और उस व्यक्ति के सपनों को साकार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रतिबद्धता के साथ काम किया। लेकिन जो प्रश्न आपने किया, इसमें यह देखना है कि जो विभिन्न दल हैं देश में, जो भी विभिन्न दल हैं, उन सभी विभिन्न दलों में बहुत से ऐसे शिक्षाविद हैं, बहुत से ऐसे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं जिनका कहीं ना कहीं उपयोग समाज को एक कंस्ट्रक्टिव दिशा में ले जाने के लिए हो सकता है और प्रत्येक व्यक्ति के अंदर गुण और अवगुण दोनों होते हैं। तो मुझे लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति के गुण अगर राष्ट्र की आयु को बढ़ाने के लिए, राष्ट्र को सशक्त करने के लिए, राष्ट्र को और समृद्ध करने के लिए अगर उसका उपयोग किया जाए तो उसमें क्या गलत है। कांग्रेस पार्टी की नीतियां लगातार 1947 के संदर्भ में मैं बताऊंगा कि भारत की आज़ादी होती है और 1952 में आपने देखा होगा कि राज्यसभा का गठन होता है। एक ऐसी सरकार चल रही थी उसके पहले, जिस सरकार को एक तरीके से जनता की चुनी गई सरकार नहीं थी, लेकिन उस सरकार ने संविधान को बदल दिया, संविधान में कई सारे परिवर्तन कर दिए। वो लोग खास करके जब संविधान सभा थी वहां पर भी वो चाहते तो उन चीज़ों को उठा सकते थे, लेकिन संविधान सभा के अंतर्गत आने वाले लोगों ने उनकी बातें नहीं मानी तो बैकडोर से उन्होंने चीज़ों को, पॉलिसीज को परिवर्तित करने का काम किया। उसके बाद आप देखेंगे कि जवाहरलाल नेहरू ने मुख्यमंत्रियों को बुला करके, जो अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उनको बुला करके कहा कि अगर संविधान हमारे रास्ते का रोड़ा बनता है तो इसको भी कहीं ना कहीं परिवर्तित करने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। ये डॉक्यूमेंटेड है। इसके अलावा एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा करके संविधान की आत्मा को किस तरीके से कुचला, उसके बाद राजीव गांधी ने किस तरीके से संविधान में परिवर्तन किया और उसके बाद राहुल गांधी ने कैबिनेट के डिसीजन को सदन के पटल पे फाड़ दिया। तो जिन लोगों को भारत के संविधान पर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पद चिन्हों पर चलने वाले लोगों पर भरोसा नहीं है, वो धूर्त मंडली हमेशा गलत नैरेटिव प्रस्तुत करती है। भारतीय सेना के विषय में कभी कुछ बोल देते हैं ये लोग। याकूब मेनन जैसे व्यक्ति को बचाने के लिए इन लोगों ने कोर्ट का दरवाजा ठकठकाया था। आपने देखा कि किस तरीके से कसाब जैसा आतंकी, जिसके कारण मुंबई में हजारों लोगों की जान गई, भारत की इकोनॉमिक राजधानी को नुकसान पहुंचा, पूरी दुनिया के सामने हमारी जो इमेज है वो खराब हुई और उस व्यक्ति को बचाने के लिए इन लोगों ने राष्ट्रपति के सामने तक आवेदन देने का काम किया। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ हो सकता है क्या?
नहीं, अगर शशि थरूर को सेंटर में रखें, वो कैसा नेता लगते हैं आपको? देखिए, मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर, भारत में जन्मे हुए प्रत्येक व्यक्ति के अंदर और भारत का जो भी व्यक्ति नागरिक है उसके अंदर गुण और अवगुण दोनों होते हैं। मुझे लगता है कि अगर अवगुण के ऊपर गुण हावी होता है तो निश्चित रूप से हम एक मनुष्य बनने की दिशा में, एक सामान्य नागरिक बनने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। ठीक है। और हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम अपने साथ के लोगों के गुणों को और डेवलप करने की कोशिश करें। इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की पीठ थपथपानी चाहिए। देखिए, कांग्रेस से शशि थरूर, फिर आपके संजय झा, सुप्रिया सुले, मतलब ये ऐसे नाम चुने हैं जो बीजेपी के खिलाफ, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ, मतलब बिल्कुल सटीकता के साथ बोलते हैं, मतलब भयंकर तरीके से हमला करते हैं। कहीं मतलब नहीं, मेरा सवाल अलग है सर, कुछ कहीं मतलब राजनीतिक जो मतलब कोई खेल तो नहीं चल रहा है अंदर? देखिए, राजनीतिक खेल के लिए भारतीय जनता पार्टी, खास करके मैं बता रहा हूं ना कि राजनीतिक परिदृश्य में, और ये राजनीतिक परिदृश्य का मुद्दा नहीं है, ये वैश्विक परिदृश्य में आप देखेंगे ना कि वैश्विक कूटनीति का हिस्सा है, जहां देश के प्रत्येक नागरिक की आवश्यकता होती है। अगर विभिन्न दलों के लोग वैश्विक स्तर पर जा करके विश्व के बड़े नेताओं, शीर्षस्थ नेताओं के बीच में अगर बात रखेंगे, वहां अपने देश की नीतियों के विषय में बात रखेंगे, और ये लोग हमेशा टीवी चैनल्स के माध्यम से डिफरेंट सॉर्ट ऑफ टीवी चैनल्स पे बने रहते हैं, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बने रहते हैं। तो अगर ये लोग चीज़ों को तथ्यात्मक तरीके से रखेंगे, राष्ट्र की नीतियों को बताएंगे, तो मुझे लगता है कि राष्ट्र की नीतियाँ और खास करके और विश्व के पटल पे एक सशक्त राष्ट्र की जो परिभाषा है वो निकल करके आएगी कि इकोनॉमिकली किस तरीके से हम साउंड हो रहे हैं, एक तरीके से कल्चर वाइज हम कितने सशक्त हैं। तो इन चीज़ों पे कहीं ना कहीं सबको, सबके साथ की आवश्यकता है। अब चाहेंगे शशि थरूर बीजेपी के नेता हों? देखिए, महत्वपूर्ण ये नहीं है। भारतीय जनता नहीं, पार्टी, अगर ऐसा नेता पार्टी में आता है तो पार्टी के लिए कुछ अच्छा होगा। देखिए, मैंने सिर्फ इतना कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास वर्तमान परिदृश्य में 13 करोड़ से ज्यादा कार्यकर्ता है, और भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष तक इतना सशक्त है, इतना सामर्थ्यवान है कि अगर उसको भी आप दुनिया के किसी कोने में भेज देंगे तो राष्ट्रवाद की नई परिभाषा को वो गढ़ के आएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि वर्तमान परिदृश्य में हमने पाकिस्तान के साथ जो झड़प देखी, जो युद्ध देखा, हमने खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सेना ने, ब्रह्मोस मिसाइलों ने पाकिस्तान के न केवल 9 ठिकानों को नष्ट किया, पाकिस्तान के 9 से ज़्यादा शहरों में हमने सीधा डायरेक्ट पिन पॉइंट अटैक किया, और डायरेक्ट पिन पॉइंट अटैक करने के बाद उनकी जो वैश्विक कूटनीति है उसको भी समाप्त करने का काम किया। और जिस चीन के बहकावे में आकर और जिसके ऊपर वो पीठ थपथपाते थे अपनी, कि उनके साथ मिल करके उन्होंने ऐसा एयर बेस बनाया है जिसको कोई तहस नहस नहीं कर सकता, वहाँ भी क्रेटर बनाने का काम किया। तो ये नीतियां है ना, ये किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं होती हैं, ये संगठन के द्वारा होता है। और इस संगठन के नेता कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो दूरदर्शिता, उनकी दूरदर्शिता इतनी है कि किसी व्यक्ति ने उनकी व्यक्तिगत आलोचना भी की हो, परंतु अगर उस व्यक्ति में गुण है और वो गुण, उस गुण का सकारात्मक रूप से कहीं प्रयोग हो सकता है, तो हमें उस गुण को देखना चाहिए। क्योंकि व्यक्तिगत रूप से विरोधाभास की तो मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति में कोई जगह ही नहीं है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सेना के जवानों को भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक उनको सम्मान देते हुए कविता के माध्यम से कहूंगा कि मातू अपने हाथों में यूं ही जय ध्वज थामे रखना, तुझ पर न्यौछावर होने को सीना ताने तैयार यहाँ, कितनी ही तेरी गोदी में है भगत सिंह आजाद अभी, भारत माँ अपना दिल न दुखा, जिंदा है तेरे लाल अभी। तो भारत का एक एक बेटा, एक एक बेटी, गांव, गरीब, किसान, मजदूर वर्ग से आने वाला जो बच्चा है ना, वो इतना सामर्थ्यवान है, इतना प्रतिभाशाली है, उसके अंदर इतने गुण हैं, वो सांस्कृतिक रूप से इतना सशक्त है, वो बौद्धिक रूप से इतना सशक्त है कि वो राष्ट्र के लिए एसेट का काम करता है। हमारे पास जो हमारी जनसंख्या है ना, वो लायबिलिटी नहीं है। हमारी पीढ़ियों के पास जो प्रेरणा मिली है ना, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, 16 महाजनपद काल,
हमने जो सीखा है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और अरण्यक उपनिषदों से जो सीखा है, जो हमारे डीएनए में है, इस देश के प्रत्येक व्यक्ति के डीएनए में, वो इतना प्रबुद्ध है कि दुनिया में कहीं भी शीश झुका के हम नहीं जी सकते। ठीक है, बिहार में चुनाव है आने वाले वक्त में, क्या कुछ तैयारियां बिहार में आप लोगों की चल रही हैं? क्या जोड़ तोड़, क्या गणित फिलहाल है? देखिए, हमारी तैयारी से पहले महागठबंधन जो है हमारे लिए रास्ता तैयार करते चलते खुद ही? निश्चित रूप से। महागठबंधन, जिसको बिहार में जाना जाता है वर्तमान परिदृश्य में राष्ट्रीय जनता दल को गैंग्स ऑफ राष्ट्रीय जनता दल कहा जाता है। गिरोहों का गिरोह, मतलब बहुत सारे गिरोहों को मिल करके आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो गिरोह होते हैं उन सभी गिरोहों को मिला, मतलब छोटे छोटे गिरोह मिलकर बड़ा गिरोह बना रहे हैं। पॉकेट्स में जो गिरोह होते हैं ना, अलग अलग जिलों में जो गिरोह हैं, उन सभी गिरोहों को मिला करके एक गिरोह बना जिसका नाम था, वर्तमान में है राष्ट्रीय जनता दल, गैंग्स ऑफ राष्ट्रीय जनता दल। गैंग्स ऑफ घोटालेबाज, साबुद्दीन जैसे गुंडे को, दुर्गांत अपराधी को टिकट दिया और मुसलमानों की ठेकेदारी दे दी। किसी डॉक्टर इंजीनियर को नहीं टिकट दिया, किसी प्रबुद्ध मुस्लिम युवा को टिकट नहीं दिया, जो राष्ट्रवाद की बात करता हो, जो मुस्लिम समाज में आने वाली माताओं बहनों के दुख दर्द तकलीफ को समाप्त करने की बात करता हो, जो ट्रिपल तलाक को समाप्त करने की बात करता हो, जो वह वोट जैसे काले कानून को समाप्त करने की बात करता हो, उनको अधिकार दिलाने की बात करता हो, उनके बच्चों को शिक्षित बनाने की बात करता हो, ये कहता हो कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुस्लिम समाज के प्रत्येक व्यक्ति को मिले, ये बात नहीं कहना था। ये वैसे लोगों को चुन करके लाते थे जो पॉकेट्स में वोट बैंक की दलाली करते हो, जिनको एक मुश्त में कुछ पैसा दे दो या फिर एक समूह दे दो, समूह की ठेकेदारी दे दो कि इस समूह से लूट का हिस्सा आपका होगा। ये काम बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के गुंडों ने किया। यादव समाज की बात करूंगा मैं। एमवाई समीकरण तो बनाया, लेकिन तेजस्वी यादव ही क्यों, तेज प्रताप यादव ही क्यों? वो भी तब, मैं मानता हूं कि एक व्यक्ति जो संसाधनों के अभाव में जिसकी शिक्षा दीक्षा नहीं हुई हो, वो व्यक्ति भी सामाजिक, शैक्षणिक और विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा जाए तो एक शिक्षित व्यक्ति हो सकता है, व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी। लेकिन एक व्यक्ति के पिता मुख्यमंत्री थे, एक व्यक्ति की माताजी मुख्यमंत्री थी, और माताजी के मुख्यमंत्री होने के बाद, पिताजी के मुख्यमंत्री होने के बाद वो व्यक्ति 8वीं फेल हो जाता है, 9वीं फेल हो जाता है, और भाषण सुनिएगा तो वैश्विक कूटनीति पर वो व्यक्ति भाषण देता है। गाना जब गाता है तो ऐसा लगता है कि प्लेटफॉर्म पे गीत गा के गुजारा करने वाले जो लोग हैं वो भी उससे बेहतर गाना गाते हैं। प्लेटफॉर्म पे भेज दिया जाएगा ना तेजस्वी यादव को, तो गाना गा के पैसा नहीं जमा कर सकते, पेट नहीं पाल सकते। लेकिन अपराधियों के बीच में लालन पालन, एक अपराधी के गोद से दूसरे अपराधी के गोद में जाते थे तो डायपर चेंज हो जाता था। चंपा विश्वास कांड बिहार के लोगों को अभी भी याद है। देश के लोगों को आपके चैनल के माध्यम से बताऊंगा, एक दलित महिला, वो भी एक आईएएस अधिकारी की पत्नी, उसका बलात्कार राजद के विधायक के पुत्र के द्वारा किया जाता है। एक दिन नहीं किया जाता है, रोज किया जाता है। कंप्लेन करने पर नेगोशिएट करने कौन आता है? तो लालू जी आते हैं। उस नेगोशिएशन के दौरान उसकी सास का बलात्कार होता है, उसकी बेटी का बलात्कार होता है, उसकी ननद का बलात्कार होता है, नौकरानी तक का बलात्कार होता है। और नेगोशिएट कौन करता है? तो लालू प्रसाद यादव। अपराधियों और गुंडों के बीच में अपहरण के बाद नेगोशिएट कौन करता है? तो लालू प्रसाद यादव। बेटी की शादी में सोफा किसके यहाँ से उठ जाता है? ये जिस सोफा पे आप बैठे हैं, ये बिहार में अगर उस काल में होता और दिखने में ये चैनल के माध्यम से अच्छा दिख रहा है, तो ये सोफा भी लालू प्रसाद यादव के लोगों के घर में होता। नहीं, इतना इतना जहर क्यों लालू परिवार के लिए आपके मन में? जिस व्यक्ति ने बिहार की भैंसों का चारा चोरी कर लिया, जो वो व्यक्ति तो कहते हैं चूहे खा गए। वही बता रहा हूं ना, जब जो व्यक्ति बिहार में निकला लोगों से बात करने के लिए, उसने देखा कि अरे लोग तो कुपोषित हैं, लेकिन ये भैंसें कैसे तगड़ी हैं, तो ये घास खाती है ना, तो भैंसों का भी चारा चोरी कर लो, उसको भी ले जाके अपने पुत्रों को खिला दो। भैंस का चारा चोरी कर लेना, अलकतरा चोरी कर लेना,
चोरी के नए नए ट्रिक्स डेवलप करना, इसी दिशा में तेजस्वी यादव आगे बढ़े। पिताजी से क्या सीखा? तो चोरी की नई नई टेक्निक तो कुछ नहीं मिला, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किए गए कार्यों को एक तरीके से उसका क्रेडिट चोरी कर लेना काम किया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने। बिहार एक ऐसा राज्य जो वर्तमान परिदृश्य में सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी देने वाला राज्य बना हुआ है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सपना था कि शराबबंदी करके कहीं ना कहीं समाज को और सशक्त बनाया जाए, ताकि बच्चे जो हैं वो गलत दिशा में न जाएं, पढ़ाई लिखाई करें और बुद्ध और महावीर की धरती, गुण और ज्ञान की भूमि बिहार को एक बार फिर से सशक्त किया जाए, जिसको लेबर सप्लाई राज्य में तब्दील कर दिया था किसने? तो लालू प्रसाद यादव ने। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जब बिहार में एक बेटी का जन्म होता है ना, तो उसके खातों में, उसके माता पिता के खाते में हजारों रुपए दिए जाते हैं। उस बेटी को माल न्यूट्रिशन से बचाने के लिए उसको उचित अनाज दिया जाता है। जब वो बेटी 9वीं कक्षा में जाती है तो हम उसको साइकिल प्रदान करते हैं कि उस बेटी को स्कूल जाने में कोई दिक्कत ना हो। उस बेटी को पोशाक योजना के माध्यम से अच्छे कपड़े दिए जाते हैं। जब वो बेटी मैट्रिक पास करती है तो उस बेटी के खाते में 25,000 रुपये दिए जाते हैं। जब वो बेटी इंटर पास करती है तो उस बेटी के खाते में 50,000 रुपये दिए जाते हैं। और जब वही बेटी ग्रेजुएशन पास करती है उस समय भी उसको आर्थिक रूप से मदद किया जाता है। और जब वही बेटी सरकारी नौकरी करना चाहती है तो उसको 35% आरक्षण दिया जाता है। और वही बेटी जब चुनाव लड़ना चाहती है तो निकाय चुनाव में 55% आरक्षण दिया जाता है। और तेजस्वी यादव के पिताजी क्या कहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब महिलाओं से बात करने के लिए, संवाद करने के लिए, अपनी माताओं बहनों का दुख दर्द तकलीफ जानना क्या गलत है क्या? जब वो माताओं बहनों का दुख दर्द तकलीफ देखने जाते हैं तो तेजस्वी यादव कहते हैं, और तेजस्वी यादव के पिताजी लालू यादव कहते हैं कि आंख सेकने जा रहा है। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण महिलाओं के विषय में क्या सोचते हैं? बिल्कुल। एक गाना होली के समय का बड़ा वायरल था, मैंने अपने कई मित्रों को दिखाया कि देखिए लालू जी ने किस तरीके से गाना गाया था, महिलाओं के अंगों के विषय में किस तरीके से अपशब्द कहा था उस व्यक्ति ने। कैसे सम्मान कर सकता हूं मैं उस व्यक्ति का? और वो वीडियो बाद में डिलीट किया गया। ये भला हो कि बहुत सारे लोगों ने उसको डाउनलोड करके रख लिया। कहीं ना कहीं कुंठित मानसिकता, घृणित मानसिकता और राज्य के संसाधनों को लूटने की मानसिकता। तेजस्वी यादव ने खास करके लैंड फॉर जॉब मामला सब लोग जानते हैं कि पश्चिम मध्य रेलवे, अभी सुनवाई जारी है। मध्य रेलवे में सुनवाई जारी है निश्चित रूप से। पश्चिम मध्य रेलवे जहां 78 लोगों की टीम बना करके वैसे लोगों को नौकरी दी गई जिसके पास फर्जी सर्टिफिकेट था और उनसे भी पैसा ले लिया गया, जमीन लिखवा लिया गया। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण तो और कुछ नहीं हो सकता। चुनाव से पहले और बाद में चेहरा नीतीश कुमार ही, निश्चित रूप से। ठीक है। असदुद्दीन ओवैसी, नाम तो आप जानते ही होंगे, आप नहीं जानेंगे, बीजेपी वाले लोग तो फिर कौन ही जानेगा। मतलब पहलगाम हमले के बाद बिल्कुल उनका तेवर बदल गया, बात करने का तरीका बदल गया, विचार बदल गए। देखिए, राष्ट्रवाद के विचार पे अगर कोई भी व्यक्ति चलता है तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति का हम स्वागत करते हैं, राष्ट्रवाद के विचार पे। और सबको राष्ट्रवाद की बातें करनी चाहिए। वैचारिक रूप से मतभेद होने चाहिए। कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेद अगर नहीं है तो मुझे लगता है कि वो राष्ट्र की बुनियाद कमजोर है। कि अगर वैचारिक मतभेद अगर हैं तभी कहीं ना कहीं प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ जुड़े हुए लोगों की उन्नति और तरक्की के विषय में सोचता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा होना चाहिए। हालांकि उनसे वैचारिक मतभेद हमारे हैं, बिहार में भी हमारे वैचारिक मतभेद हैं। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि हमसे ज़्यादा गहरे वैचारिक मतभेद उन्होंने बिहार में आते ही कहा था कि विधायक चोरों को तो इस बार सबक सिखा देंगे। हाँ, अभी जो रैली किया उन्होंने। तो तेजस्वी यादव और तेजस्वी जी का पूरा परिवार इसी प्रकार की हरकतों के लिए जाना जाता है। लालू जी के लिए भी मुझे लगता है कि उनके कार्यकर्ताओं ने एक नया तरीका सोचा, क्योंकि राजद से जुड़े हुए जो भी कार्यकर्ता हैं अथवा किसी भी दल से जुड़े हुए, तो अगर जिन लोगों ने किसी भी दल को सींचा है तो निकलने में बड़ी तकलीफ होती है। तो लालू जी और लालू जी के बच्चों का सबसे अच्छा तरीका है ना कि कभी भी किसी भी व्यक्ति को किसी भी मंच पे जलील कर देंगे, पीट देंगे,
अपशब्द बोल देंगे या फिर कुछ भी कर देंगे, कोई भी हरकत वो लोग कर देते हैं। आपने देखा कि लोकसभा चुनाव के दौरान तेज प्रताप यादव ने किस तरीके से उठा करके फेंकने का काम किया एक व्यक्ति को मंच पर से, और इन सारी चीजों से परेशान होकर के राजद के कार्यकर्ताओं ने एक तरीका निकाला कि जलील कैसे किया जाए लालू जी को और अपने नेता को। उन्होंने एक पोस्टर लगा दिया कि भारत रत्न मिलना चाहिए लालू प्रसाद यादव जी को। तो मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि एक हेडिंग इसके लिए मैं देना चाहूंगा कि ऐसी मांग करो कि दुनिया जलील करे, खुद कुछ करने की आवश्यकता ही ना हो। तो ये राजद के लोगों ने नया तरीका नहीं सर, हो सकता है इंस्पिरेशन मुलायम सिंह यादव से आया, वहां भी पद्मश्री तो दिया ही गया है ना। कहावत है चोर चोर मौसेरे भाई। हालांकि कुछ एक स्थानों पे अगर उन्होंने अच्छा काम किया होगा तभी उनको इस प्रकार के अवार्ड मिले होंगे, परंतु ओवरऑल अगर देखा जाए तो सैफई में नाच करवाने के अलावा उन्होंने किया क्या है? पूरे राज्य के परिप्रेक्ष्य में तो सोचा नहीं। जिन लोगों को उन्होंने आगे बढ़ाया था उन लोगों को निपटाने का काम तो योगी आदित्यनाथ जी ने कर ही दिया, क्योंकि गुंडा राज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये तय है। अपराधियों का राज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आम जनता को, सामान्य जनता को, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, पंथ, मजहब, संप्रदाय का हो, उसकी तरफ अगर कोई आंख उठाएगा, उसको परेशान करने की कोशिश करेगा, तो या तो वो व्यक्ति जेल जाएगा, अन्यथा उसका पिंडदान गया में होगा। चलिए, एक विदेश नीति पर फिलहाल बहुत सवाल उठ रहे हैं आजकल कि मोदी जाते हैं अमेरिका तो हाउडी मोदी होता है ट्रंप के शासन में, ट्रंप आते हैं तो नमस्ते ट्रंप होता है। लेकिन आजकल आप देख ही रहे हैं किस तरीके से टैरिफ बढ़ाने की बात हो, एप्पल का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भारत में लगी हैं उन्हें वापस से अमेरिका ले जाने की बात हो, या फिर पाकिस्तान को भारत के समकक्ष रखने की बात हो। मतलब डोनाल्ड ट्रंप के जो फैसले हैं वो मतलब चिंतित करने वाले हैं, या फिर हम वाकई में फेल कर रहे हैं कहीं? देखिए, वैश्विक परिदृश्य में जब आप देखेंगे तो भारत इस प्रकार की जो गीदड़ भपकियां हैं ना, उनसे नहीं डरता, उनसे नहीं घबराता। हमने AS-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा, तब खरीदा जब अमेरिका नहीं चाहता था कि उस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को हम खरीदें। नहीं, रशिया इज एवरग्रीन। मैं वही बता रहा हूं, अमेरिका नहीं चाहता था कि S-400 डिफेंस मिसाइल सिस्टम को हम खरीदें, तब भी हमने खरीदा। हमें इस बात की कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोचता है। राष्ट्र हित में जो सर्वोपरि है वही डिसीजन भारत सरकार लेती है। हमने ईरान से तेल खरीदना जारी रखा उस परिदृश्य में जब अमेरिका को दिक्कत थी। हमने वो काम किया जो हमारे राष्ट्र के लिए सही है। जब अमेरिका और रशिया के बीच में लड़ाई चल रही थी, उस दौरान भी आपने देखा कि अलास्का को किस तरीके से अमेरिका ने खरीदने का काम किया था एक तरीके से। तो जब वो अपने डिस्प्यूट्स के दौरान अपने ट्रेड्स को नहीं भूलते, तब हम अपने लोगों के हितों को कैसे भूल सकते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका प्रत्यक्ष रूप से उदाहरण दिया। टिट फॉर टैट, ना आंख झुका के बात करेंगे, ना आंख उठा के बात करेंगे। देश के स्वाभिमान के लिए आंख में आंख मिला के बात करेंगे। और दुनिया के किसी भी कोने में भारत के सम्मान को, भारत के झंडे को नहीं झुकने दिया जाएगा। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के जीवन चरित्र, विचार और संस्कारों को कहीं ना कहीं मानते हुए राम राज्य के संकल्प के साथ तो एक तरफ हम आगे बढ़ ही रहे हैं, दूसरी तरफ भारत की सभ्यता, संस्कृति, इस पर कभी भी, जब तक भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ एक एक व्यक्ति है और उसकी विचारधारा में विश्वास रखने वाले देश के करोड़ों लोग हैं, तब तक भारत के आत्मसम्मान पे ना कोई आंख उठा सकता है, ना कोई आंख दिखा सकता है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे दुनिया की कोई भी महाशक्ति हो। ठीक है, सरकार में है सर आप लोग पाकिस्तान को लेकर बहुत सवाल पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान में बलूचिस्तान अलग होने की मांग कर रहा है। अब सिंध के लोग भी प्रदर्शन करने लगे, उधर खैबर पख्तूनख्वा के लोग भी कहते हैं कि हमें अलग कर दीजिए। सोचा क्या पाकिस्तान को लेकर? मतलब
रणनीति क्या है अगर बता सकें तो? देखिए आने वाला समय बताएगा। एक कहावत है ना कि बकरी की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। बकरी की अम्मा अब उस स्थिति में है कि बस वो चीख रही है और पाकिस्तान इसी स्थिति में है। मुझे लगता है कि तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, खुद पाकिस्तान बिखरने की कगार पे है, बस हम कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मतलब टुकड़े 3 होंगे या 4, ये तो बता ही दीजिए। देखिए जो चीजें दिखाई दे रही हैं इस पर मुझे लगता है कि टुकड़े, जो लोग भारत के लिए टुकड़े होंगे का नारा लगवाते हैं, आपने देखा होगा कि दिल्ली में कुछ एक लोग पाकिस्तान परस्त लोगों ने नारा लगाया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। हम कहने में नहीं, एक्शन में बिलीव करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक्शन में बिलीव करते हैं। एक्शन सबने देखा है, पाकिस्तान ने देख लिया 7 मई को एक्शन, 8 मई को भी देख लिया। न्यूक्लियर ठिकानों को उड़ाने का काम किया हमने। मिस्र से एक विमान उड़ता है और मिस्र से विमान बोरोन लेके उड़ता है, क्योंकि बोरोन नील नदी में पाया जाता है और बोरोन की आवश्यकता वहां होती है जहां न्यूक्लियर रेडिएशन होता है। ऐसे खाली हाथ थोड़े ना उड़ा होगा। अमेरिका से एक विमान उड़ता है और जो रेडिएशन मापने का काम करते हैं, वो विमान रेडिएशन माप रहा था वहां पे। 2 बार भूकंप आते हैं। 2 बार भूकंप आने के बाद, मैंने पहले भी कहा कि चीन की व्यवस्था से बना हुआ एयरपोर्ट, एयर स्पेस, जिसको कहा जाता है कि कितना भी बड़ा बम गिरा दो नहीं फटेगा, लेकिन गड्ढा नहीं बनाया हमने, क्रेटर बनाया। फुटबॉल का मैदान बनाया हमने। ठीक है। और मुझे लगता है पाकिस्तान की संसद से 10 किलोमीटर दूर मिसाइल मारा और बता दिया कि आपकी संसद भी दूर नहीं है। जिस मरकज़े तैयबा मस्जिद की बात होती है, पिन पॉइंट अटैक, गुंबद फोड़ के घुसा दिया मिसाइल। पिलर नहीं गिराए, गुंबद फोड़ा। भारत की जो ताकत है वो चीन ने भी देख ली, पाकिस्तान ने भी देख ली और अमेरिका ने भी देख ली। और उम्मीद है कि अगर समझदार होगा पाकिस्तान और चाइना तो आगे इस शक्ति प्रदर्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, इतने सारे सवालों पर जवाब दिया बेबाकी से। तो ये जो कुछ मुद्दे थे आजकल राजनीति में चल रहे हैं, उन सभी पर बात करने की कोशिश की, जवाब लेने की कोशिश की। बाकी आप क्या सोचते हैं इन विषयों पर, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।